हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सोनू और मैं आज आपको इजी लर्न के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। ये जो चैनल है यहाँ पे बेसिकली इंटरमीडिएट साइंस की तैयारी कराई जाती है और इस पे रेगुलर बेसिस पे वीडियोस भी आते हैं। आपको इंटर साइंस में आपको इंडियन एयरफोर्स, नेवी वगैरह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के साथ साथ तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम क्लास 11 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। आपको पता होगा मोशन का डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा रोल है और क्लास 11 तो एकदम बेसिक इसी से बड़ा हुआ है फिज़िक्स में। तो चलिए मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लॉज ऑफ मोशन। मोशन ये होता है जैसे कि हम इस प्लेस पे हैं और इस प्लेस से किसी दूसरे प्लेस पे जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ तक गए और यहाँ जो इस बीच से यहाँ से जो पोजीशन चेंज होता है उस ड्यूरिंग में जो भी प्रोसेस हुआ उस चीज़ को हम मोशन बोलते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आया तो डिस्प्लेस हुआ और पोजीशन भी चेंज कर रहा है, तो ये जो ऑब्जेक्ट हुआ ये मोशन किया है तभी यहाँ पे आया है। विदाउट मोशन पॉसिबल ही नहीं है। तो चलिए इसके पीछे आप देखिएगा कि डेली लाइफ में सारा चीज़ होता है। तो ये जो न्यूटन साहब जो थे अपने, वो 3 लॉ दिए हुए हैं फिज़िक्स में, जो लॉज ऑफ मोशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड है सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते ही एक वर्ड आता है इनर्शिया का, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है तो हम इनर्शिया के बारे में बताते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है तो वहाँ पे देखा जाता है ऑब्जर्वर और कोई पार्टिकल के रिस्पेक्ट में। जो ऑब्जर्वर है तो देख रहा है कि अगर कोई चीज़ मूव कर रहा है तो यहाँ से हम ऑब्जर्वर है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग ये मूव कर रहा है तो मेरे अकॉर्डिंग ये मूव कर रहा है, और उसके साथ अगर इस प्लेस में अगर बैठा हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग भी मूव करेगा। तो दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखा जाता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे और जो ऑब्जर्वर है वो कहाँ पे है। तो इनर्शिया का यहाँ पे ये रोल होता है। तो चलिए मैं आपका फर्स्ट लॉ का मैं आपको डेफिनेशन आपके साथ डील कर रहा हूँ। तो जैसे कि द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन imply that things of cannot start, stop or change direction all by themselves। ये जो होता है ना वो अपने आप ही कुछ चेंज नहीं कर सकता है, इसके लिए हमें कुछ रिक्वायर्ड होता है जो कि फोर्स होता है। बिना फोर्स का कोई भी ऑब्जेक्ट न यहाँ कहीं से जा सकता है ना कुछ हो सकता है। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे अगर हम इस ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे हैं तो अगर ये मोशन कर रहा है तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस क्या अप्लाई होता है। उसी तरीके से जैसे हम बस में बैठे हुए हैं और बस जैसे ही ट्रैवल करता है बस में, अगर वहाँ पे अचानक से ब्रेक लगता है तो हम सामने की तरफ झुकते हैं, वहाँ पे देखते हैं तो सामने की तरफ झुकते हैं। तो वहाँ पे भी आप फील कीजिएगा वो जो मोशन होता है वो भी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ही होता है। तो वहाँ पे भी वो एकदम बेस्ट एग्जांपल है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। और इसका बेसिकली ये डेफिनेशन यहाँ पे शूट करता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ स्टेटमेंट जो दिया हुआ था। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ स्टेट्स दैट अ बॉडी एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन on will continue to be at a rest or uniform motion until and unless a net external force acts on it। तो इसका मतलब यही है कि जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है किसी चीज़ पे अगर वो अगर रेस्ट में है, अगर उस पर अगर उसको हम फोर्स कर रहे हैं किसी भी चीज़ से या तो वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो यही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है। और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये है नेट रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। सिंपली इसको ऐसे हम डिफाइन करते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन नेट रिजल्टेंट फोर्स होता है। तो देखिए इसका डेफिनेशन है द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज प्रोड्यूस्ड बाय अ नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स। जो एक्सेलरेशन है, इसका जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेट फोर्स के, और in the same direction as the net force and inversely proportional to the mass of the object। तो यही है इसका स्टेटमेंट है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। और इसका हम प्रैक्टिकल वे में व्यू देखते हैं। जैसे कि कोई एक फुटबॉल है, फुटबॉल पे जैसे ही यहाँ से हम इसको हिट कर रहे किक मार रहे हैं तो वो उसी जितना हम फोर्स दिए हैं उसी के डायरेक्शन में उतना ही एक्सेलरेट कर रहा है। तो उसका बेस्ट वे में इसका एग्जांपल, अगर फुटबॉल को किक करते तो उस डायरेक्शन में एकदम से जाता है और वो नेट रिजल्टेंट फोर्स होता है उसका मास इंटू एक्सेलरेशन। जितना इसका मास होगा उस पर जितना एक्सेलरेशन अप्लाई होगा वही इसका स्टेटमेंट होगा सेकेंड लॉ का। और थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है रिएक्शन से कहलाता है। जैसे कि आप देख लीजिए सिंपल पेंडुलम होता है, अगर उसको हम हिट करते हैं तो जितना अगर वो उधर जाता है उतना ही वो पीछे आता है।
तो वो एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो देख लीजिए, अगर हम जैसे कि कोई ऐसा होता है, कभी कभी देखते हैं कि वो कोई डोर होता है जिसको अगर बीच में रखा हुआ अगर यह है, तो अगर उसको हम जितना ही उतना आगे हम धकेलते हैं, आगे जितना पुश करते हैं उसको, वो उतना ही पीछे की ओर आता है। तो वो एकदम बेस्ट एग्जांपल होता है उसका न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन है, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो आज हम आप लोग के साथ लॉज ऑफ मोशंस डील कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इससे और भी इसका एप्लीकेशन हम आपको बताएंगे, और इस पे जितना भी एप्लीकेशंस है लॉज ऑफ मोशंस का, जहाँ पे और भी फोर्सेज है, फ्रिक्शन फोर्स है, सर्कुलर मोशन है, उससे रिलेटेड जो भी बेसिक प्रिंसिपल है, सारे चीज़ हम डील करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरीके के एकदम बेहतरीन कॉन्सेप्ट के लिए। और ये जितना भी आज का कॉन्सेप्ट है वो पूरा नेवी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, डिफेंस जैसे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जहाँ पे एयरफोर्स इंडिया का होता है, फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसलिए ये सब बेसिक चीज़ है, बेसिक डेफिनेशन है, अगर ये क्लियर रहेगा तो आगे का आपका क्वेश्चन एकदम ईजिली वे में बनेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू दोस्तों।